हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 8 से चैप्टर नंबर 8। देखिए यहाँ पर आज हम जानेंगे कि हाशिया कर्ण, कल हमने जो देखा था प्रीवियस चैप्टर में हाशिया कर्ण के बारे में जाना था कि कौन कौन सी जातियाँ जो हाशिए पर होने की वजह से उनको एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ता है, कैसे सर्वाइव करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर अब हम जानेंगे जो हाशिया कर्ण है उसको कैसे निपटा जाए, उसे कैसे हम जो है सॉल्व आउट करें उस प्रॉब्लम को कि समाज में हाशिया कर्ण रहे ही ना। तो वो सब बातें अध्याय के तहत हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ जातियों के नाम लिए गए हैं। यहाँ पर उन जातियों को डायरेक्ट नाम लिया गया है। अमूमन होता क्या है चैप्टर में, अमूमन हम वर्डों के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं कि उच्च वर्ड की जातियाँ हैं, निम्न वर्ड की जातियाँ, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर जातियों का नाम लिया गया है। तो आप वो पर्टिकुलर जातियों के लिए मुझे टारगेट नहीं करेंगे। मैं पहले से यही सबसे आशा करता हूँ कि आप ना तो बुरा मानेंगे, क्योंकि वो नाम इसी चैप्टर में यूज किए गए हैं, इसलिए मजबूरी मेरी ये है कि मुझे भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग पर्टिकुलर रूप से मुझे टारगेट ना करेंगे कि भाई सर आपने ये नाम लिया, हमारी भावनाएं आहत हो गई। तो मैं पहले से आपको बता देना हूँ, अगर आपकी भावनाएं अगर आहत हो रही हैं तो आप एनसीईआरटी पर केस करिए, एनसीईआरटी से पूछिए क्यों रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हाशिया कर्ण से निपटना कैसे है, कल आपने दो जो यहाँ पर भेदभाव के दो अनुभव या दो समूहों के बारे में देखा था। एक तो आपने ट्राइब्स के बारे में देखा था, यानी कि हम जिन्हें जनजातियाँ कहते हैं उनके बारे में देखा था कल आपने, और माइनॉरिटी के बारे में देखा था कि किस तरह से हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, यानी हमारी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें दिक्कत हो रही है। खास करके वहाँ मुस्लिम समुदाय के बारे में बताया गया था कि मुस्लिम समुदाय को कैसे हाशिया कर्ण पर धकेला जा रहा है। तो वो सब चीज़ें हमने देखी थी। अब देखिए यहाँ पर हाशिया कर्ण का जो रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि भाई इन्होंने अलग थलग कर दिए जाने और औरों के वर्चस्व का विरोध किया है, अपनी आवाज़ उठाई है और संघर्ष करते रहे हैं। यानी कि हकीकत बात यह है कि भाई हर किसी को जिंदा जरूर रहना है और जिंदा रहने के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा। ठीक है, आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, तभी आप जिंदा रह पाएंगे। और आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, संघर्ष नहीं करेंगे तो यकीन मानिए जो ताकतवर समूह है वो आपको कुचल देंगे। और यही समाज का नियम रहा है अब तक, आपने देखा होगा समाज में यही रहा है, जो ताकतवर थे उन्होंने शोषण किया। तो अब वर्तमान स्थिति ये बन गई है, हमारा देश लोकतांत्रिक हो गया है, तो लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है, अभिव्यक्त की आज़ादी है। तो हमने उसका प्रयोग करते हुए अपनी आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। आवाज़ उठाई तो परिणाम ये भी निकल के आया, जो ताकतवर जातियां हमें दबाती आ रही थी अब हमें जो है उनसे दब नहीं रहे हैं। ठीक है, यानी अब हम उनके दबाव में नहीं है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर पा रहे हैं। तो आप देखते ही होंगे समाज में अब, यानी पहले की तुलना में जो आपकी निचली जातियां, दलित जातियां थी, अब दलित जातियां भी कहीं ना कहीं समाज की मुख्यधारा में आने की चेष्टा कर रही हैं, समाज की मुख्यधारा में आ भी चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात बताई गई कि हमें क्या क्या प्रावधान दिए हैं संविधान रूप से, जिनके जरिए हम इन सब से निपट सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिए, ये सब तो बताया गया है, आप जानते हैं। सबसे पहली बात आपका प्रावधान है मौलिक अधिकारों का प्रयोग, यानी कि आप सभी को संविधान ने सबसे जो बड़ा हथियार दिया है वो दिया है फंडामेंटल राइट्स, यानी हर व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों के आधार पर आप समाज में बराबरी, आप समाज में समानता, इसकी बात कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो आप मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ उसके संबंध में कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शरण भी ले सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रावधान तो आपके लिए मौलिक अधिकारों का उपयोग रख दिया गया है। यानी अगर आपको कोई व्यक्ति हाशिया कर्ण पे धकेलने की कोशिश कर रहा है या हाशिया कर्ण के लिए आपको जो है बार बार फोर्स कर रहा है, तो आप अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। और ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे लिए सबसे बड़ा पहलू हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं, और इन्हीं में हमारा क्या आता है, मौलिक अधिकार आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है तो इनमें ये जो आपका मौलिक अधिकार है दो तरह से इस्तेमाल होता है। दो तरह से इस्तेमाल कैसे होता है बताया गया है। देखिए पहला मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने हाथ साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। यानी पहला तरीका ये है, हाशियाई तबकों ने कैसे इस्तेमाल किया, इनका दो तरह से इस्तेमाल किया कि पहले जो मौलिक अधिकार हैं इनके जरिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया अपने ओर, यानी अपने ऊपर अत्याचार जो हो रहे थे उनके प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ कि भाई संविधान में ये बात कही गई है, फिर भी हमारे ऊपर अत्याचार हो गए हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर इन्होंने फिर क्या किया, हाशियाई समूह ने ये किया कि उन्होंने इस बात पर दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे, यानी ये कानून हमें अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको लागू करने के लिए कुछ कानून बनाए। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि हमें बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवा दी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें जो होती हैं, मौजूदा सरकारें जो होती हैं, उनकी यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं सिस्टम की फेलियर की वजह से बहुत सारे कानून इंप्लीमेंट नहीं हो पाते हैं।
ठीक है, यानी सिस्टम फेलियर मान सकते हैं हम, प्रशासनिक तंत्र का फेलियर मान सकते हैं, या फिर जो सत्ता में बैठे भ्रष्ट नेता मान सकते हैं, उनकी वजह से जो उनका आचरण हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर जनता का फर्ज बनता है, जनता अपने अधिकारों की, अपने हक की निरंतर मांग करे। तो यहाँ पर वही बात कही गई कि भाई जो हाशियाई तबके के लोग थे, तो मौलिक अधिकारों के लिए उन्होंने सरकार से निरंतर मांग की कि भाई सरकार पर दबाव डाला कि आप इन कानूनों को लागू करें। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना इसमें करके पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट कि हाशियाई तबके मौलिक अधिकारों का दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट आपका यही है। फर्स्ट है, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है उन्होंने। ठीक है, और सेकंड सब पॉइंट, इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। तो आपने पहले का सब पॉइंट देख लिया होगा। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि मौलिक अधिकारों में इनका देखते हुए, इनकी परेशानियां देखते हुए कुछ उपबंध भी यहाँ ऐड किए गए। जैसे आपने देखा होगा, जो दलित वर्ड है, दलित समूह है, दलित या फिर अनटचेबल जिसे भी हम कह सकते हैं, यानी अनटचेबल समूह के नाम से भी जाना जाता है ये, इन अस्पृश्य जातियां। ठीक है, तो इनके लिए हमने ये प्रावधान यहाँ पे किया अनटचेबल के लिए कि भाई आर्टिकल 17 रखा, जिसके तहत हमने अस्पृश्यता और छुआछूत का उन्मूलन किया। यानी कोई व्यक्ति अगर अस्पृश्यता या उन्मूलन के आधार पर भेदभाव कर रहा है, अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव कर रहा है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हमने यहाँ पर संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 17 में ये बात भी रखी, खास करके दलित समुदाय के लिए। आपने देखा होगा, अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री उठा के देखें, यानी अपना पुराना इतिहास उठा के देखें, तो आपको पता होगा दलितों को अछूत माना गया था। यानी इनके साथ जो है इनका स्पर्श भी वर्जित था। और आपको ये भी पता था, इनका जो घर वगैरह, बस्ती वगैरह होती थी, वो जो शहर से बाहर या गांव से बाहर बनाई जाती थी। जब भी इन लोगों को यानी गांव में या शहरों में मुख्य बाजार में जब आना पड़ता था, तो लकड़ी के टुकड़े वाली चोट करते हुए आते थे, ताकि समाज में जो है यानी रोड पर जो मौजूद लोग हैं वो इधर उधर हो जाएं, इनके स्पर्श से अपने आप को बचाएं। तो इस तरह का दुर्व्यवहार इनके साथ होता था। तो इस दुर्व्यवहार को रोकने के लिए, या फिर यूं कहें कि सामाजिक संस्थाएं जो हैं, जैसे आपने देखा होगा पूर्व के समय में इन्हें मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, विद्यालय के प्रांगणों में नहीं जा सकते थे ये लोग, काफी सारी इनके ऊपर अपात्रताएं थोप दी गई थी। सामाजिक जो सार्वजनिक जो यहाँ पर जो नलकूप वगैरह, सार्वजनिक तालाब वगैरह, उनका जल नहीं पी सकते थे। बहुत सारी अपात्रताएं इनके ऊपर थोप दी गई थी। तो वो सब अपात्रताएं दूर करते हुए हमारे यहाँ संविधान का अनुच्छेद 17 बना। इसके अकॉर्डिंग अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। तो सेकंड पॉइंट ये लिख लेना, ये वाला। ठीक है, अब यहां पर लिख लेना कि इसका मतलब ये है कि अब कोई भी व्यक्ति दलितों को मंदिर, ठीक है, यानी पढ़ने से, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। यानी पहले के टाइम में आपने देखा होगा, कुएं वगैरह जो होते थे सार्वजनिक, जहां पर जलाशय वगैरह होते थे, उन पर रोका जाता था। और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लंबा आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, यानी दलित उन्मूलन के लिए, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए। ठीक है, यानी मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया था काफी लंबा। इसके अलावा तालाब वाला आंदोलन भी आपने पढ़ा होगा। तो उन्होंने काफी सारे प्रयास भी किए, आप लोग जानते भी हैं उनके बारे में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली बात ये कही गई है, देखिए, एक तो ये हमारा अनुच्छेद 17 के जरिए अधिकार मिला है। दूसरी बात ये कही गई है यहाँ पर कि संविधान में एक अनुच्छेद और बनाया गया है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में ये कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, नस्ल का हो, जाति का हो, लिंग का हो, या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसे करके कुछ प्रावधान रखे गए हैं, जिनके जरिए जो हाशियाई समूह हैं वो अपनी बात को आगे रख पा रहे हैं, अपनी बात को यानी कह पा रहे हैं कि भाई हमारे जब संविधान में हमें सब अधिकार प्राप्त किए हैं, तो समाज हमारे साथ ये दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है, और अगर दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये संविधान में कुछ प्रदत्त अधिकार हैं, जिनके जरिए दलित समुदाय या फिर हाशियाग्रस्त समुदाय अपनी बात कह पा रहे हैं। अब देखिए, ये तो हो गए, यहाँ पे बताया गया सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, तो वे मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। यानी ये बात आप जानते हैं कि भाई जब इनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उनके सामने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी विकल्प है। ये बात आप जानते हैं। इसी तरह से अगर मौलिक अधिकारों में बात करें, इसी तरह से मौलिक अधिकारों में आपके मुसलमान और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ठीक है, तो इनको भी इन्हें सहारा दिया गया है। यानी अब आपका चौथा पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर चौथा पॉइंट लिख लेना कि इसी तरह मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। कैसे लिया है? इन्होंने धर्म और सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। आपको पता होगा कि अनुच्छेद 29-30 के तहत इन्हें जो है धार्मिक स्वतंत्रता और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार प्रदान किया गया है। तो वो इसी के तहत किया गया है ताकि इनकी संस्कृति बनी रहे। यानी जो आपकी यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर जो बहुसंख्यक जातियां हैं, बहुसंख्यक धर्म है, उनकी संस्कृतियां इनकी जो अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृतियों को मेट ना दें, खत्म ना कर दें। तो इन्हें कहीं ना कहीं इस तरह से अपनी संस्कृतियों को बचाने के लिए सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। तो वो बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपने इसमें चौथे का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन सब का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यहाँ पर यही है, ठीक है, कि इन समूहों की संस्कृति पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व होगा और ना ही वह नष्ट होंगी, ठीक है, ये उद्देश्य रखा गया है। तो आपने चौथे का सब पॉइंट करके नोट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि हाशियाई तबकों के लिए कानून, कि भाई कैसे करके कानून बनाए गए हैं, कैसे करके इन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि भाई आप वो कानूनों का प्रयोग करें, ठीक है, और कानून बनाने की जरूरत कैसे आई, तो वो सब हम चीज़ें देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हमारे देश में जो हाशियाई तबके हैं, चाहे दलित हों, चाहे यहाँ पर एसटी समुदाय के व्यक्ति हों, यानी कि आदिवासी समुदाय के व्यक्ति हों, या फिर हमारे यहाँ अल्पसंख्यक हों, तो उनके लिए क्या है, कुछ नीतियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। नीतियों से अभिप्राय यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर दूरगामी यहाँ पर क्रियाकलापों से या दूरगामी प्रयोजनों से है, जिसका लाभ जो है आपके मानव समाज को हो। यहाँ पे बताया गया है नीति के रूप में एक घोषित कार्यदिशा जो भविष्य का रास्ता बतलाती है, भविष्य के बारे में बताती है, लक्ष्य तय करती है या अपनाए जाने वाले सिद्धांतों को दिशा निर्देश करती है, तो ये नीति कहलाती है, ठीक है, कि भविष्य में इसका दूरगामी लक्ष्य क्या होगा, क्या क्या इसके लाभ होंगे, तो उसे नीति के रूप में जानते हैं, पॉलिसी के रूप में जानते हैं, ठीक है, यानी पॉलिसीज के रूप में से हम जानते हैं। तो यहाँ पे नोट करके से लिख लेना कि एक घोषित कार्य दिशा जो भविष्य का रास्ता बतलाती है, लक्ष्य तय करती है या अपनाए जाने के सिद्धांतों को दिशा निर्देश की व्याख्या करती है, इसे हम नीति या पॉलिसी के रूप में जानते हैं। नोट के रूप में आप लिख लेना, ठीक है। अब देखिए अब इसी में ही आप यहाँ पर अब आप कुछ चीजें हैं वो आप यहाँ पर अगला पॉइंट, हाँ यहाँ पर आ गए, ठीक है, हाशियाई तबकों के लिए कानून। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियां बनाई गई हैं, ठीक है। अब इसी में ही आपकी सबसे पहला यहाँ पे नीति आपकी यहाँ पर क्या है, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन, यानी कि संविधान लागू करने के बाद राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, केंद्र सरकार हैं, उन्होंने क्या किया कि जनजातीय आबादी या फिर जो दलित आबादी थी उन इलाकों पर विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करवाई। यानी विशेष प्रकार की योजनाओं में क्या था, जैसे आदिवासियों को सरकार को ने मुफ्त शिक्षा, रियायती दरों पर छात्रावास, शिक्षा संबंधी और सुविधाएं मुहैया करवाई, ठीक है। तो इस तरह से सामाजिक न्याय को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर जब सामाजिक न्याय की बात आएगी तो यहाँ पे आरक्षण की भी बात आएगी। अब क्यों आएगी, कुछ लोग उस चीज़ का विरोध भी करते हैं कि आज के समय में आरक्षण जो है धब्बा है, धब्बा नहीं है, वो वाकई में आरक्षण जो है, आरक्षण भी जरूरी है, लेकिन एक नीति ये कहती है कि भाई आरक्षण जिन लोगों को लाभ मिल चुका है, जो लोग समृद्ध हो चुके हैं, उन्हें अपने आप त्याग भी कर देना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि मान लीजिए कोई दलित समुदाय का व्यक्ति है, आदिवासी समुदाय का व्यक्ति है, अगर उसे पूरा आरक्षण का लाभ मिल चुका है और वो समृद्ध हो चुका है तो उसे त्याग भी कर देना चाहिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आरक्षण क्यों लाया गया, लाया इसलिए गया कि आपने देखा था सदियों से इन लोगों को बहुत सारे अधिकार नहीं मिले थे। दलित समुदाय को ना तो बंधनों में प्रवेश करने की आज़ादी थी, ना ही पढ़ने की स्वतंत्रता थी। तो ऐसे में यहाँ पर ये निकल के आया कि जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद विभिन्न सारी जो परीक्षाएं होती थी, विभिन्न सारी जो शैक्षणिक संस्थान होते थे, क्योंकि जो पहले से पढ़ती आ रही जातियाँ हैं, यानी जो अग्रणी जातियाँ थी, जो पहले से शिक्षा ग्रहण करती आ रही थी, उनका इसमें प्रवेश लेना है शिक्षण संस्थानों में तो सुगम था, आसानी से प्रवेश ले पा रहे थे, एग्जाम फाइट कर पा रहे थे। लेकिन दलित समुदाय वाले व्यक्ति जो सदियों से कभी स्कूलों का दरवाजा जिन्होंने नहीं देखा था, स्कूल तक नहीं देखे थे, उनके लिए बहुत दुष्कर कार्य था। तो शुरुआत में ये प्रावधान रखा गया कि भाई क्यों ना कुछ आरक्षण यानी कुछ इन्हें थोड़ा सा कम करके इन्हें के लिए प्रावधान नहीं रख दिया जाए, कुछ लो मेरिट करके, ताकि ये लोग भी एंट्री कर जाएं। और जब ये लोग सबल हो जाएंगे, जब जो लोग शिक्षित हो जाएंगे, ठीक है, रोजगार की दिशा में उन्मुख हो जाएंगे, तो एंड में आखिर कुछ दिन बाद परिस्थितियां ये बनेंगी, हम आरक्षण खत्म कर देंगे, यानी जब पूरी तरह से दलित समुदाय जो है मुख्य धारा में आ जाएगा तो आरक्षण अपने आप खत्म भी हो जाएगा। ये प्रावधान हमारे कानून में, संविधान में रखे गए थे शुरुआत में ही, और ये कहीं ना कहीं सही भी थे, क्योंकि शुरुआत में जब देश आजाद हुआ था उस समय जो दलित समुदाय थी उसकी स्थिति जो थी बहुत ही ज्यादा दयनीय थी, ठीक है। यानी आज के टाइम में तो फिर भी काफी सारे दलित जो है अच्छे अच्छे पदों तक पहुंच गए हैं, लेकिन तब के समय में जो स्थिति थी बहुत ज्यादा दयनीय थी। इस वजह से यहाँ पर रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया। अब देखिए इस चीज को लेकर कुछ लोग जो है इश्यू बनाते हैं, बार बार कहते हैं क्यों रखा गया, बहुत गलत है। तो सवाल यही उठता है कि भाई फिर विकल्प क्या था, विकल्प कुछ और था ही नहीं, यानी इन्हें पढ़ाया भी नहीं जा सकता था इतनी जल्दी, यानी इतनी जल्दी इन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं पहुंचाया जा सकता था, इसलिए यहाँ पे प्रावधान रखना एक जरूरी था, इसके जरिए ये आगे भी बढ़ पाए। अगर ये प्रावधान नहीं होता तो यकीन मानिए ये जो समुदाय जो आज आप देख रहे हैं उच्च पदों पर, ये नहीं पहुंच पाते। अब देखिए इसको लेकर कुछ लोग कहते हैं कि सर ऐसे करके जो बिना पढ़े वाले बिना पढ़े नहीं पहुंचते हैं, कुछ रियायत दे दी जाती है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई इन्हें एग्जाम फाइट, यानी कि ऐसे कहते हैं, जैसे कुछ लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि सर किसी एग्जाम के लिए, यानी एंट्रेंस एग्जाम में छूट दे दी गई, ये तो बिना पढ़े सेमेस्टर पास हो जाता है। देखिए सेमेस्टर वगैरह जो एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं जो होती हैं, बिना पढ़े पास नहीं होती, वहाँ तो इन्हें पढ़ना ही पड़ता है, केवल कुछ रियायत दी जाती है, यानी एंट्री लेवल की रियायत दे दी हमने, उसके आधार पर एंट्री कर गए। शिक्षा में थोड़ी हमने यानी फीस वगैरह हम कटौती करी, उसके आधार पर छूट मिल गई, थोड़ा आगे बढ़ गए, तो इस तरह की रियायतें दी जाती हैं। शिक्षा वगैरह ना वही ग्रहण करनी पड़ती है जो आम लोग ग्रहण करते हैं।
तो आप लोग इस तरह जो मिथ बना रखे हैं, यानी अवधारणा, गलत अवधारणा अपने अंदर क्रिएट कर रही हैं काफ़ी सारे लोगों ने, तो उन्हें त्याग दीजिए। ठीक है, यानी उतनी रियायत देना भी यहाँ पे जायज़ है, क्योंकि बहुत सारे आज भी दलित समुदाय ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाया है, जो अभी भी मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना कि संविधान लागू करने के बाद राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले भारतीय दलित इलाकों में विशेष प्रकार की योजना चलाती हैं, जैसे ठीक है मुफ्त शिक्षा, ठीक है, जैसे मुफ्त शिक्षा या फिर रियायती दरों पर छात्रावास आदि। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरी बात यहाँ पे लिख लेना इसी में ही अगला पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर एक अगली व्यवस्था यहाँ पे कही गई है, आरक्षण की व्यवस्था। यानी आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानूनी नीति है जिसके जरिए सरकार ने इन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अब देखिए इसमें भी बताया गया, इस किताब में भी कहा गया है कि भाई ये काफ़ी विवादास्पद भी रहा है, यानी आरक्षण वाला प्रावधान काफ़ी विवादास्पद भी रहा है। तमाम लोगों ने इसका विरोध भी किया कि भाई आरक्षण नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने इसके फेवर भी किया। देखिए मेरा अगर ओपिनियन अगर आप लोग लेंगे तो मेरा मानना ये है, मेरा मानना वही है कि मैंने जो अभी बताया कि जो दलित जातियाँ जो हैं, जो दलित जातियों के लोग आगे बढ़ गए हैं, ठीक है, मुख्य धारा में लगभग आ चुके हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो चुकी है, तो उन्हें अपने आप आरक्षण त्याग देना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना यही है, यानी कि जो अभी भी वाकई में रियल में, यानी अभी भी जिन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनको यहाँ पे फोकस में करना चाहिए। होता क्या है, जो लोग आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, वो लगातार लाभ उठाते जा रहे हैं, और जो अभी भी दलित समुदाय में काफ़ी सारे लोग पीछे छूट गए हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मेरा मानना यहाँ पर ये है। तो आप लोगों की क्या ओपिनियन है वो अपने अपने तक रखिए, यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में आकर दंगल नहीं करिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपने एक महत्वपूर्ण नीति रही है, इसके जरिए क्या है, इसके जरिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। ठीक है, यानी इनमें क्या किया गया है, यहाँ पे सीटों में आरक्षण किया गया है। अब देखिए आरक्षण क्यों किया गया, आरक्षण इसलिए किया गया ताकि इन्हें भी अवसरों की समानता मिल सके। अवसरों से वंचित इन्हें सदियों से रखा गया है, तो ये भी निपुणता हासिल कर सरकारी तंत्र में एंट्री कर जाए, तो इसलिए ये प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि आरक्षण की नीति किस तरह से काम करती है, यानी आरक्षण जो है वो कैसे काम करता है वो बताया गया है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कैसे काम करता है कि सरकार के पास जो SC ST की जातियाँ होती हैं, तो उनकी वो सरकार जो है सूची तैयार करती है, यानी सूची तैयार करती है, पूरी लिस्ट बनाती है कि भाई फलानी फलानी जातियाँ SC में रखी जाएंगी, फलानी फलानी जातियाँ ST में रखी जाएंगी, कुछ जातियाँ OBC में रखी जाएंगी, तो उनकी लिस्ट तैयार की जाती है। अब संबंधित व्यक्ति जब कोई एग्जाम वगैरह देता है तो उसे अपना जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, के रूप में जनजाति का सबूत देना होता है, उस आधार पर अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ मिल जाता है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप इसमें लिख लेना, थर्ड पॉइंट, कि सरकारों के पास अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी व अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियां हैं। ठीक है, इसी में सब पॉइंट, यानी जो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। ठीक है, और तो यहां पर लिख लेना, अगर कोई, ठीक है, सरकारी सूची में है तो उसे जाति या जनजाति के उम्मीदवार का आरक्षण का लाभ उठा सकता है। ठीक है, ये लिख लेना थर्ड का सेकंड सब पॉइंट करके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वही बात कही है, कॉलेज, मेडिकल संस्थानों, पेशेवर संस्थानों में क्या होता है, सरकार कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय करती है। न्यूनतम अंक सीमा का मतलब ये था तय करने का, देखिए ये सब चीज़ें रखी क्यों गई, रखी तो सही तरीके के लिए गई, यानी कि सही उद्देश्य के लिए रखी गई, लेकिन बाद में इनका दुरुपयोग भी हुआ, वो भी आप जानते हैं। सही तरीका शुरुआत में ये था कि भाई शुरुआत में दलित वर्ग के पास पढ़ने के लिए साधन नहीं थे, तो यहाँ पर तरीका ये किया गया कि भाई मान लेते हैं जनरल कैटेगरी वाला कोई अगड़ी जातियों वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो 70 नंबर ला सकता है, तो इनके लिए थोड़ा ये 50 नंबर का रख दीजिए प्रावधान, इसके जरिए इन्हें कम से कम एंट्री तो मिल जाएगी। अब चूंकि जनरल कैटेगरी वाले का शुरुआत में ये था कि उनके पास रिसोर्सेज थे, ठीक है, इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, इसलिए ये प्रावधान रखे गए। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कह चुका है कि अब आरक्षण की फिर से व्याख्या होनी चाहिए, आरक्षण की फिर से सूची तैयार करनी चाहिए। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ भरपूर तरीके से मिला और आरक्षण की वजह से काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, तो उनकी नई सूची तैयार की जानी चाहिए। अब देखिए वो सब काम जो सुप्रीम कोर्ट का है, गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं है, तो आप लोग उस बात को लेकर बार बार मुझे मत घेरना, मेरी रिक्वेस्ट यही है। ठीक है, तो ऐसे करके क्या है, न्यूनतम अंक सीमा तय की जाती है। तो यहाँ पर जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है और न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो सरकार इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये बात आप जानते होंगे और देखा भी होगा। तो इस तरह से यहाँ पर इन्हें सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा हाशियाई तबकों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली जो हेडिंग है, यहाँ पर इसी में ही यहाँ पर अगली सेकंड सब हेडिंग जो है, ये है दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। देखिए इसके अलावा सरकार ने इनको शोषण से बचाने के लिए, भेदभाव से बचाने के लिए इनके जो है देश में कई कानून भी बनाए हैं।
ठीक है, यानी इन लोगों को बचाने के लिए काफ़ी सारे कानून भी बनाए हैं। यहाँ पर एक कहानी का जिक्र किया गया है, उस कहानी में कुछ जातियों का नाम भी लिया गया है। तो पहले कहानी जानते हैं। कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक जगमालपुर जो है, जगमालपुर गांव है, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा त्यौहार आयोजित होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हर 5 साल में एक बार क्या होती है, स्थानीय देवता की पूजा होती है और ये 5 दिनों तक त्यौहार चलता है। ठीक है, यहाँ पर लगभग 20 गांव के पुजारी इकट्ठे होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक खास रिवाज है, खास परंपरा चली आ रही है कि कार्यक्रम की शुरुआत जो होगी वो दलित समुदाय का एक व्यक्ति होगा, वो सारे पुजारियों के पैर धोएगा। और यहाँ पर एक व्यक्ति है धोवन, धोवन का मतलब होता है धोबी, वो होता है देखा जाए तो कपड़े धोता है। ठीक है, तो धोवन जो है इस पानी से इन्हें नहारता है। ठीक है, और धोवन के इस पानी से नहाता है। यानी कि कहने का मतलब ये, पहले तो ये जो दलित व्यक्ति होगा वो पुजारियों के पैर धोगा और बाद में यहाँ पर ये जो धोवन जाति की महिला है वो इसे पानी भर कर देगी और उस पानी से वो व्यक्ति नहाएगा। यानी ये एक परंपरा चली आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो जगमालपुर है, यहाँ पर पहले ये काम एक रत्नम नाम का व्यक्ति था, उसका परिवार के लोग करते थे, यानी उनके पिता दादा ये काम करते आए। लेकिन फिर भी एक परंपरा निभाने के बाद देखिए एक बड़ी विडंबना आप देखेंगे भारतीय समाज की, यानी कि यहाँ पर जो उच्च यानी पुजारी वगैरह जो लोग हैं ये इनसे पैर तो धुलवा ले रहे हैं लेकिन इन्हें एंट्री नहीं दे रहे हैं। कितनी बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, यानी पैर धुलवाने में दिक्कत नहीं है लेकिन एंट्री देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है, उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म के लिए एक भारी सम्मान के रूप में देखा जाता है। भारी सम्मान क्या है भाई, पैर धुलवा रहे हो, इसे सम्मान थोड़ी ना बोलेंगे हम, इसे सम्मान तो नहीं बोल सकते। तो लेकिन एंट्री नहीं मिलती है। अब क्या था कि भाई इनके दादा परदादा चले आ रहे थे, अब क्या है भाई रत्नम नाम का एक 20 साल का लड़का है। ठीक है, अब ये चूंकि दलित समुदाय से है लेकिन ये क्या है, थोड़ा पढ़ा लिखा है, एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। इसके पास प्रपोजल आता है कि भाई वो उत्सव आने वाला है, अब आपको अपने बाबा परदादा की जो रस्म थी इसे निभानी है। ठीक है, अब ये सीधे से मना कर देता है कि मैं ये रस्म नहीं निभाऊंगा, यानी वो कह देता है भाई हम इस संस्कारों में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, यानी पुरखों को क्या था कि भाई वहां पर तब उन्हें मजबूर किया जाता था, ताकतवर जातियां थी। ठीक है, तो उन्हें मजबूर किया जाता, लेकिन अब हम ये बात नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग ये कहते हैं, ऊंची जातियों के लोगों को यह देखकर हैरानी हुई, एक अच्छी उम्र का नौजवान है, हुक्म मानने से इनकार कर रहा है, पढ़ाई लिखाई से बिगाड़ दिया है। ठीक है, खुद को उनको बराबर मान बैठा है। यानी यही जो लोगों के अंदर आज भी धारणाएं चलती हैं कि भाई अगर निचली जाति के व्यक्ति कहीं अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाए तो बहुत जेलसी फील होती है, वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। यानी लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि रत्नम की जाति के लोग जो हैं वो ऊंची जाति वालों के यहाँ काम करते हैं, कामगार के रूप में कार्यरत, तो उन्हें लगता है भाई रत्नम अगर ये हरकत कर देगा तो हमारा जो काम धंधा है, हम जो 2 वक्त की रोटी रोजी कमा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं बड़ा कमी आ जाएगी, दिक्कत पड़ जाएगी। यानी सारे सवाड़ों के खेत के खलियानी में ये लोग दिहाड़ी मजदूर भी हैं। अगर रत्नम ये नहीं कहेगा तो क्या खाएंगे, जिंदगी कैसे चलेगी। ऊंची जातियां अगर ऐलान कर देंगी, दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का अभिशाप भी लगेगा। यानी जैसे करके पहले डराया जाता था, लोगों को डराया जाता है धर्म के नाम पर, तो वही लोगों के अंदर एक भावना बनी हुई है कि भाई अगर हमने ऐसा नहीं किया तो स्थानीय देवता हमसे रूठ जाएंगे। देवता रूठने का मतलब ये है तरह तरह की आपदाएं आएंगी। ठीक है, लेकिन रत्नम फिर भी, चूंकि रत्नम एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो रत्नम ने कहा नहीं मैं ये कुछ नहीं मानता। रत्नम की दलील यही थी, क्योंकि आज तक जब दलित को मंदिर में एंट्री नहीं दी गई तो देवता उनके ऊपर गुस्से होने का सवाल भी नहीं है। यानी इस व्यक्ति ने भी अपनी तर्क की बात दी है, इस व्यक्ति ने भी लॉजिक दिया है कि भाई जब मंदिर में एंट्री नहीं है तो भाई देवता हमसे नाराज क्यों होंगे। जब हम पूजा ही नहीं कर पा रहे हैं तो यानी जब हम पूजा ही नहीं कर पा रहे हैं तो देवता नाराज होने का सवाल ही नहीं है, और पूजा करते तो हो सकता है नाराज भी होते। तो कहीं ना कहीं इसने भी अपना एक तर्क सही रखा है। ठीक है, पढ़े लिखे होने के नाते। लेकिन होता क्या है, वो कहानी यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पर होता यह है कि भाई कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, उन्हें रत्नम को सबक सिखाने की यहाँ पे ठान लेते हैं। ठीक है, यानी जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी, उन्होंने उसके समुदाय को हुक्म दिया कि रत्नम और उसके परिवार का बहिष्कार कर दें। बहिष्कार का मतलब होता है समाज से निकाल देना, यानी सामाजिक क्रियाकलापों में उसको एंट्री ना देना। ठीक है, सामाजिक क्रियाकलाप जो भी हुए, जैसे सामाजिक क्रियाकलापों में शादी विवाह या और भी तरह से बहिष्कार होता है, नौकरी ना देना। ठीक है, साथ में उठना बैठना नहीं, तो बहिष्कार बोलते हैं उसे, सामाजिक क्रियाकलापों से बहिष्कार। तो अगड़ी जातियों ने जहाँ पर धमकी दी है कि भाई इसके परिवार का बहिष्कार कर दो। अब कुछ दिन बाद कुछ लोग ये होते हैं कि भाई कुछ यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि रत्नम की झोपड़ी में आग लगा देते हैं जानबूझ के, और रत्नम कैसे भी करके यहाँ से जिंदा बचकर भाग निकलता है। ठीक है, और बाद में फिर इसने फिर क्या करता है, कानून के तहत एक यहाँ पर बना हुआ है SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो बना हुआ है, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है। इसके तहत इसने स्थानीय मामले में थाने में मामला दर्ज करवाया। ठीक है, स्थानीय मीडिया ने भी इस चीज़ को काफ़ी कवरेज दिया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्थानीय मीडिया ने रत्नम के परिवार को दलित प्रतिरोध के प्रतीक रूप में पेश किया। लेकिन ये विवादास्पद रस्म जो है रत्नम ने खत्म करवा दी, यानी जो परंपरा सदियों से चली आ रही थी वो रत्नम ने कहीं ना कहीं इसके आगे बढ़ने से खत्म करवा दी। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि रत्नम को मजबूरी में वो गांव छोड़ना पड़ा।
ठीक है, क्योंकि वो गांव छोड़ना इसलिए पड़ा कि ऊंची जातियों वालों का गांव था, निचली जातियों की संख्या बहुत कम थी, तो वो बार बार उनके साथ वही मेंटली हरेसमेंट, मेंटली टॉर्चर कर रहे थे, तो इसलिए असलम में गांव छोड़ दिया। गांव छोड़ते ही वो परंपरा भी बंद हो गई। तो कहीं ना कहीं इस कह सकते हैं कुछ जो कुरीतियां थी, कुरीतियां बंद तो हुई, लेकिन यहाँ पर इसे विस्थापित होना पड़ा, अलग हटके निकल के आना पड़ा। ठीक है, देखिए ये तो एक रिवाज का जिक्र हुआ है। भारत में आपका अगर देखा जाए तो हर जगह ऐसी कुछ ना कुछ जो कुप्रथाएं थी चली आ रही थी, और इस संविधान का निर्माण होने के बाद तरह तरह से उनका जब विरोध किया गया तब वो आ जाकर कहीं ना कहीं आ जाकर बंद हो पाई हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर देखें तो दक्षिण भारत में कुछ कुप्रथाएं अब भी जारी हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, जब मौका आएगा तब मैं उनका नाम ले दूंगा कौन कौन सी कुप्रथाएं जा रही हैं। तो आज भी कुप्रथाएं वो जा रही हैं। कर्नाटक में कुप्रथा है, उससे रिलेटेड राज्यों के नाम मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप किताबें पढ़ सकते हैं तो किताबों में आपको मिल जाएगा। तो कुछ राज्यों में आज भी कुप्रथाएं जा रही हैं, लेकिन वो समय के साथ वो भी बंद हो जाएंगी। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह पीएल वगैरह फाइल की गई है, और आई थिंक वो 1 या 2 साल में बंद हो जाए। और मेरा मानना यही है कि शिक्षित या सभ्य समाज में किसी भी कुप्रथा को कभी भी जो आश्रय नहीं देना चाहिए। समाज सभी के लिए बराबर है, सभी को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, और जो भी है यानी जो भी व्यक्ति है इस संसार में, समाज में, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी को ईश्वर ने बनाया है। तो भाई फिर इंसान कौन होता है भेदभाव करने वाला? मेरा मानना तो यहाँ पर ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें अब आप देखेंगे SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो है, इसके बारे में जानेंगे ये होता क्या है। ठीक है, ये कहानी नहीं लिखनी है। अब इसी में ही आपका जो एक्ट आएगा सेकंड सब पॉइंट में, ये आएगा SC ST एट्रोसिटी एक्ट, यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, ये कानून बनाया क्यों गया, ये इसमें सब हेडिंग के रूप में लिख लेना इसी में सेकंड सब पॉइंट में। ये कानून 1989 में दलितों और अन्य समुदायों की मांगों में जवाब में बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, 70 के दशक में एक बहुत लंबा आंदोलन चला, और काफ़ी सारे संगठन थे दक्षिण भारत में, कई हिस्सों में वो आगे बढ़कर आए, आग्रही हुए, यानी आगे निकल कर आए, अपनी आवाज़, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई, पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई। रत्नम जैसे कुछ वहाँ पे नवयुवा थे जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने जो परंपराएं चली आ रही, कुप्रथाएं चली आ रही थी, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि भाई हमारे साथ जो हिंसा होती है, हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, उसको रोकने के लिए सरकार को कुछ कानून बनाना चाहिए। ठीक है, तो सरकार को फिर बाद में चलकर ये एहसास हुआ, सरकार को इस बात का एहसास कराने के लिए दलित संगठनों ने व्यापक अभियान चलाए। ठीक है, कि भाई छुआछूत अब भी जारी है। तो ऐसे करके यहाँ पर फिर 1989 के दशक में जाकर ये जो कानून है ये बन पाया। ठीक है, ये कानून जो है आपके सामने ये आज देख रहे हैं, यानी SC ST जो एक्ट के रूप में ये आज सामने आज निकल के सामने आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप इस कानून के बारे में अब आप देखेंगे, अब कानून के बारे में लिख लेते हैं कुछ पॉइंट। ठीक है, कि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसमें आपने पहला पॉइंट लिख लिया होगा, इसमें पहले का सब पॉइंट इसमें लिख लेना कि उन्होंने न केवल बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि अपनी जमीन व संसाधनों को हासिल करने के लिए भी आंदोलन चलाए। ये पहले का सब पॉइंट के रूप में लिख लेना। ठीक है, इसी में लिख लेना सेकंड पॉइंट, इस कानून में, यानी कौन सा कानून आपका SC ST एट्रोसिटी एक्ट में, इस कानून में कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क किया गया है। कई स्तर के अपराधों के बीच फर्क कैसे कैसे किया गया है वो बताया गया है कि इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई है। यानी भाई साहब कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो शारीरिक रूप से खौफनाक होते हैं, और नैतिकता यानी हमारी मानवता के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा निंदनीय होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ जगहों पर इन्हें, जैसे अभी एक हाल में घटना घटित हुई थी कि भाई डायन बताकर, कुछ आपके बिहार वाली साइड में डायन बताकर कुछ औरतों को मल और मूत्र पीने के लिए विवश किया गया। इस तरह की काफ़ी सारी घटनाएं होती हैं, ये नैतिक रूप से निंदनीय माने जाते हैं। ठीक है, यानी किसी की नैतिकता का हनन करने वाले अपराध माने जाते हैं। तो इस तरह के अपराध, ये तो अभी आपके आज़ाद भारत में इतना सब कुछ होने के बाद, इतने सब कानून बनने के बाद ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो आप सोचिए पहले जब किसी प्रकार के कानून नहीं थे तो किस तरह से घटनाएं घटित होती होंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सबको रोकने के लिए इसमें SC ST एक्ट में ये कानून दिया गया कि इसमें शारीरिक रूप से खौफनाक, ठीक है, और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान स्वरूपों की सूची दी गई है। ठीक है, रीजन क्या है कि भाई इसका मकसद क्या है, ऐसे लोगों को सजा दिलाना है जो कि SC ST व्यक्तियों को, किसी व्यक्ति को अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने के लिए विवश करते हो। जैसे कि वहाँ पे अभी बिहार में घटना घटित हुई है हाल में कि वहाँ पर एक महिला यानी 3 महिलाओं को डायन बताकर मलमूत्र पीने के लिए विवश किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट नंबर लिखे हैं ये इस एक्ट के पॉइंट नंबर हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ये मत कहना कि भाई NCERT वालों ने गलत कर दिया, एक के बाद दूसरा नंबर आएगा, दूसरा नंबर नहीं आएगा। ये एक्ट के अंदर जो पॉइंट है कि पहला पैरा में क्या लिखा है, दूसरे पैरा में क्या लिखा है, वो बातें यहाँ पर उस पॉइंट के हिसाब से लिख दी गई हैं। तो यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट लिख लेना, इसका मकसद ऐसे लोगों को सजा दिलाना। इसमें ए पॉइंट कि अनुसूचित जाति यानी SC या ST, अनुसूचित जात बार बार मत लिखना, इसके लिए SC लिख देना और ST लिख देना, तो शॉर्ट हो जाएगा कि SC ST के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। ठीक है, इसी में थर्ड सब पॉइंट इसमें लिख लेना
थर्ड सब पॉइंट नहीं है, बेसिकली ये पैरा है इसका कानून का कि SC/ST के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं, उसे नंगा घुमाते हैं, उसके चेहरे पर देह पर काला रंग वगैरह लगाते हैं, काले वगैरह पोतते हैं, ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पे सजा का प्रावधान है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर पहला सब पॉइंट लिख लिया होगा सेकंड का, ठीक है, सेकंड का ये पहला सब पॉइंट है, ये पहला सब पॉइंट बना देना। अब देखिए दूसरा सब पॉइंट इसमें क्या रखा गया है, इसमें कि इसमें ऐसे कृत्यों की सूची बनाई गई है जिसके जरिए दलितों, आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है। देखिए पहले के समय में क्या था, पहले के समय में ये था कि जो राजे रजवाड़े थे और यहाँ पर जो संभ्रांत लोग थे, यानी कि जो संप्रभु लोग थे, संभ्रांत बोल सकते हैं जिन्हें हम, ठीक है, दबंग टाइप के लोग थे, वो लोग SC/ST समुदाय की जमीनों को हड़प लिया करते थे, यानी जोर जबरदस्ती करके, अंगूठा लगवा के, मारपीट करके इनसे जमीनें छीन लिया करते थे। तो सरकार के सामने गंभीर चुनौती ये भी थी कि भाई इनकी जमीनों को जो लोग अधिग्रहित कर लेते हैं, बार बार उन पर कब्जा कर लेते हैं, उसे कैसा रोका जाए। तो सरकार ने एक कानून ये बना दिया कि भाई इतनी जमीन से कम जमीन अगर होगी तो SC समुदाय वाला व्यक्ति अपनी जमीन नहीं बेच सकेगा। अभी आप वर्तमान में अगर तहसील में जाएं तो वहां पर अगर कोई व्यक्ति SC समुदाय का व्यक्ति हो और अपनी जमीन बेचना चाह रहा हो तो उसे SDM से परमिशन लेनी पड़ती है। SDM की परमिशन यहाँ पर ये बताती है कि हाँ व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से जमीन बेच रहा है, ठीक है, उस पर कोई जोर दबाए या किसी का दबाव नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा तहसील वगैरह की प्रक्रिया अगर जानते हो, पढ़े लिखे हो, अगर आपने नियर बाई कभी गए हो तो SDM या तहसीलदार से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, SC/ST समुदाय के लिए। यहाँ पर दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये क्रिएट की गई है कि मान लेते हैं SC समुदाय कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ 25 बीघा से ज्यादा, आई थिंक यूपी में यही चल रहा है, 25 बीघे से ज्यादा का जमीन है तो स्वतंत्र रूप से अपनी किसी जमीन को बेच सकता है। अगर इससे कम जमीन है, 4-5 बीघा करीब जमीन है, तो वो खरीदी बेची नहीं जा सकती है, और अगर खरीदी बेची जाएगी तो SDM की परमिशन से, ठीक है। इस तरह का प्रावधान अभी मुझे तो यूपी का मालूम है, और जगहों का क्या है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर इस कानून के तहत रखी गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि ऐसे कृत्यों की सूची जिनके जरिए इनके संसाधनों को वंचित किया जाता था, ठीक है, जैसे कि SC/ST किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके सामने वाली जमीन पर कब्जा कर लेते थे, ठीक है, तो उसे फिर क्या किया जाएगा, सजा दी जाएगी। तो यहाँ पर इसी में ही चौथा सब पॉइंट, यानी कि इसी का ही चौथा सब पॉइंट, चौथा सब पॉइंट क्या है, पैरा है, SC/ST एक्ट का पैरा है, यानी SC/ST के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई या उसके सामने वाली जमीन पर कब्जा कर रहा है कोई, तो उसे सजा दी जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रावधान यहाँ पर रखे गए। अब इसके अलावा SC/ST समुदाय की महिलाओं के साथ जो रेप वगैरह की घटनाएं हैं, ठीक है, यानी बलात्कार वगैरह की घटना, उन्हें रोकने के लिए, जोर जबरदस्ती रोकने के लिए इसके 11वें पैरा में एक यहाँ पे प्रावधान भी रखा गया। क्या रखा गया, ठीक है, ये रखा गया 11वें पैरा में, अनुसूचित जाति जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए, उस पर हमला करने के लिए, उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं जब कोई करता है, ठीक है, रेप वगैरह की घटनाएं घटित होती हैं तो उसके लिए ये प्रावधान रखा गया है। इसके जरिए भी SC/ST एक्ट किसी व्यक्ति पर लगाई जा सकती है, ठीक है। तो ये चीजें आप देख पा रहे होंगे, यानी ये सब लाने का उद्देश्य क्या था, लाने का उद्देश्य यही था कि दलित समुदाय पर जो अत्याचार हो रहे हैं कहीं ना कहीं उन अत्याचारों को रोका जाए, ठीक है। ये बातें आपने यहाँ पर इसके सेकंड सब पॉइंट में यहाँ पर नोट कर ली हैं। ये आपकी ये थी दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा, ठीक है, ये आपने इसमें SC/ST एक्ट के तहत यहाँ पर देख ली है, ठीक है। अब ऐसी ही एक प्रथा जो थी यहाँ पर है हाथ से मैला उठाने का कलंक। देखिए हाथ से मैला उठाने वाला कलंक जो परंपरा है जो है, ये पहले मुझे भी बेसिकली नहीं मालूम था कि ये होता क्या है। एक बार मैं अपने बचपन की कहानी बताता हूँ। जब मैं 6 या 7 साल का होऊंगा, वहाँ पर मैं अपने गांव में जब था तो वहाँ पर मैंने देखा था, वहाँ पर पहले जो लेटरिन वगैरह जिन्हें हम बोलते हैं, शौचालय वगैरह बोलते हैं, वो आज की तरह नहीं होते थे। वहाँ पर क्या होता था, उसमें शौचालय में शौच करने के बाद क्या होता, राख डाल दी जाती थी और मल वगैरह होता था, यथा ही पड़ा रहता था। तो यकायक मैं देखता था कि भाई कोई महिला आती थी और वो मल जो है अपने डलिया में उठा के ले जाती थी। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि भाई ये इस तरह की जो घटना है, उस समय जब मेरी ये 6-7 साल की हुई तो काफ़ी बार मैंने पूछा भी घर वालों कि ऐसा क्यों होता है, ये तो बहुत गलत है। यानी हम लोगों को जब बदबू लगती है तो उठाने वाला इंसान है, उसे क्या नहीं लगती होगी। तो इस तरह की घटनाएं भी चल रही थी भारतीय समाज में। तो बाद में क्या हुआ कि बाद में आने वाले समय में क्या हुआ कि कुछ दलित समुदाय के लोग थे, ठीक है, उन्होंने आंदोलन उठाया कि भाई लगभग 1 लाख लोग जो है भारत में जो है ये काम कर रहे हैं और 26 लाख शौचालय जो है, सूखे शौचालय, ड्राई शौचालय जिनमें मल उठाया जाता है, ये महिला आप देख पा रहे होंगे, ये मल बटोर रही है अपनी डलिया में, मल बटोर कर कहीं बाहर फेंकेगी स्थान पर। तो यहाँ पर एक याचिका दायर की गई, ठीक है। अब इन्होंने कहा याचिका में भाई बिल्कुल सही बात इनकी थी कि इससे इनके स्वास्थ्य को भी गंभीर खतरा है, आंख है, त्वचा, श्वसन तंत्र, इन सब पे असर पड़ता है। इसके अलावा जो नगर पालिकाएं वगैरह हैं, नगर पालिकाएं इसके लिए काम भी बहुत कम देती हैं। ऊपर से इन्हें बहुत ही ज़्यादा हेय दृष्टि से देखा जाता है, इन्हें निचली दृष्टि से देखा जाता है, छुआछूत और पनप रही इससे। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है, यानी कि जो महिलाएं मैला वगैरह उठाती थी उनको जब भी एंट्री कहीं होती थी तो लोग साइड में हट जाते थे कि भाई ये तो मैला उठाने वाली है, इससे टच नहीं करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं छुआछूत ही बढ़ावा मिल रहा था। तो ऐसे करके यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन लोग थे इसमें बताया गया। देखिए इसमें फिर से नाम लिए गए जातियों के, गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिक्कल यार इस श्रेणी में आते हैं। यही मैला उठाने वाले समुदायों में यहाँ पे जिक्र किया गया है कि जिन्होंने ये लोग इस समुदाय में आते हैं मैला उठाने वाले में, ठीक है। और
आमतौर पर इन समुदायों को क्या था, यानी इनके घर जो होते बिल्कुल अलग किनारे पर होते थे, मंदिर, सार्वजनिक जल सुविधाओं इनके पास इन्हें फटकने नहीं दिया जाता था। देखिए ये सब कहानी कौन बता रहा है, एनसीईआरटी बता रहा है कहानी, ये हकीकत है। यानी इन लोगों को भटकने तक नहीं दिया जाता आसपास रूप से। फिर एंड में क्या किया गया, 1993 में कानून आया, सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्केवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन्स फॉर प्रोहिबिशन एक्ट जारी किया। इसके तहत जो सूखी लेटरिन होती हैं उन्हें निर्माण करना उनका जो है प्रोहिबिट किया। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ, इस समय मेरी 6-7 साल की एज थी तो मैंने फिर भी देखा था तो ये कुछ प्रोहिबिट नहीं था। ग्रामीण स्तर पर खूब सूखी लेटरिन बनी हुई थी। आज की डेट में तो कमोड टाइप बन रही है लेटरिन, जिसमें टैंक होता है, टैंक में मल इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, पहले सूखी लेटरिन होती थी। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप अपने घर वालों से पूछिए, आप बता देंगे वो लोग आपको किस तरह की लेटरिन होती थी। ठीक है, और बेसिकली वहाँ पे पानी नहीं पड़ता था, वहाँ पे राख डाली जाती थी उन पर। अगर आप जानते हैं, अगर नहीं देखी हैं और देखी हैं तो अच्छी बात है। तो वो जो प्रतिबंधित करने के लिए कानून पहले लाया गया, उसके बावजूद भी लैट्रिनें बंद नहीं हुई, लैट्रिनें चलती आई। ठीक है, फिर भी सिर पर मैला उठाने की परंपरा चलती आई। 2003 में सफाई कर्मचारियों ने फिर आंदोलन किया, एक फिर से जनहित याचिका डाली। ठीक है, और बताया गया कि जो हमें आपने कहा था 1993 के कानून में कि भाई जो मैनुअल जो आपकी सूखी लेटरिनें हैं ये बंद हो जाएंगी, लेकिन ये बंद नहीं हुई। तो ऐसे करके एक लंबी लड़ाई चली, यहाँ पर लंबी लड़ाई पड़ी। याचिका दायर करने वाले ने कहा, कहना था सिर पर मैला ढोने की प्रथा न केवल आज भी चल रही है, बल्कि जो रेलवे जैसे सरकारी उपक्रम है यहाँ पर भी प्रचलित है। देखिए बड़ा दुर्भाग्य की बात यह थी कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो परंपरा थी, यानी मैला ढोने वाली परंपरा जो थी, वो रेलवे में भी थी। अब आप देखेंगे कभी आप रेल की टॉयलेट सीट में जाएंगे तो वहाँ पर अब बायो टॉयलेट मिल जाती हैं। बायो टॉयलेट का मतलब जो होता है, आपका जो मल मूत्र होता है वो बायो रूप से वहां पर जो होता है कंपोस्ट हो जाता है, खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पहले क्या होता था, खुला पाइप होता था, वो पटरियों पे जाके मल गिरता था आपका, आपने देखा होगा। लेकिन अब मोस्टली ट्रेनों में वो चीज़ अब आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और पहले क्या होता था, जैसे लोग क्या होते हैं, कुछ कुछ लोग बहुत ही अभद्र टाइप होते हैं, तो ट्रेनों वगैरह में सीट वगैरह के ऊपर ही मल वगैरह कराते हैं। तो इन लोगों के सामने मजबूरी ये थी, उन्हें मल बटोरना पड़ता था, साफ करना पड़ता था। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई। तो ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे हवाला दिया कि भाई रेलवे जैसे जो सरकारी उपक्रम है वहाँ पर भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, इसके जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया, 1993 में पारित किया गया कानून देश भर में ये इसकी संख्या में इजाफा हुआ है। ठीक है, इसने ये कहा कि न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को के जो विभाग हैं इसको आदेश दिया कि 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं कितने विभागों में आज भी हाँसी मेला ढोने की परंपरा चल रही है। तो ऐसे करके बाद में 6 दिसंबर 2013 को सरकार जो है यानी कि ये करके कानून लेकर आई, कानून बनाया। ठीक है, यानी कि हाँसी मेला ढोने वाले कर्मियों के लिए नियोजन का प्रतिषेध, उसका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू कर दिया गया। अब इसके जरिए कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को सर पर मैला उठाने के लिए या फिर मैला बटोरने के लिए विवश नहीं कर सकता है, और ये कहीं ना कहीं अच्छा कानून भी रहा। ठीक है, यानी गरिमा आपकी है तो गरिमा सामने वाले व्यक्ति की भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर जोर जबरदस्ती करके कुछ भी काम करवाएंगे। तो ये ऐसे करके कानून का बाद में यहाँ पर ही कानून यहाँ पर लाया गया। इसके जरिए अब कोई भी व्यक्ति जो है सर पर मैला नहीं ढोएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ें लिखी गई, सिर पर मैला ढोने का क्या अर्थ है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं लिखवाना चाहूँगा तो आप लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिए चलिए पहले लिख लेते हैं इसे, यहाँ पर नोट करके लिख लेना है इसे, नोट करके कि हाथ से मैला उठाने का कलंक। ठीक है, हाथ से मैला उठाने का कलंक। ठीक है, यहां पे लिख लेना कि यह काम आमतौर पर दलित औरतों और लड़कियों के हिस्से में आता है। ठीक है, ठीक है, ये लिख लेना इसमें। और इसमें आगे देखिए कुछ चुनिंदा पॉइंट्स में लिखवा दे रहा हूं। यहां पर सेकंड पॉइंट में लिख लेना गुजरात के भंगी, ये वाला पॉइंट और लिख लेना इसमें। ठीक है, इसी का सब पॉइंट लिख लेना, ये वाला यहां से लेकर यहां तक लिख लेना सब पॉइंट। थर्ड पॉइंट में इसका ये वाला लिख लेना, 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लेटरिन्स प्रोहिबिशन एक्ट पारित किया। थर्ड का सब पॉइंट लिख लेना, यह कानून सिर पर मैला उठाने वाले काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें नहीं रुकी तो फिर एक याचिका सन 2003 में डाली गई। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप चौथा पॉइंट लिख लेना कि सन 2003 में सफाई कर्मचारियों के आंदोलन ने एक न्यायालय में एक जनहित याचिका डाली। चौथे का सब पॉइंट, याचिका दायर करने वालों का कहना था कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये इनका कहना था कि रेलवे जैसे उपक्रम में भी चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं। अब इसी में ही सब पॉइंट लिख लेना, चौथे का सेकंड सब पॉइंट, न्यायालय ने क्या आदेश दिया कि केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक विभाग की 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर
5वां पॉइंट ये आएगा कि हाथ से मैला ढोने का जो था ये परंपरा, इसके लिए कानून बनाकर यह अधिनियम लाया गया और ये कहीं ना कहीं प्रतिबंधित कर दिया गया। 5वां पॉइंट, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रच्छेद और उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ। यानी अब कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला को या किसी व्यक्ति से मैला उठाने के लिए हाथ से बाध्य नहीं कर सकता है, ना ही उसे इस तरह के काम के लिए रख सकता है। इसका मतलब ये है। तो आपने लिख लिया इसके बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पूर्व यहाँ पर एक कहानी थी, वो कहानी मिस हो गई है और मैं बता दे रहा हूँ। कबीर के बारे में आपने जाना होगा और ये एक निचली जाति से बिलोंग करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, 15वीं सदी में इनका जन्म हुआ था और पेशे से बुनकर थे। खास करके हिंदी जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो सब जानते हैं इनके बारे में। इनकी जो कविताएं थी वो परम सत्ता के प्रति प्रेम पर केंद्रित थी। ठीक है, ये ताकतवर जो लोग थे इनकी आलोचना, इन्होंने तीखी आलोचना की थी, तीखे प्रहार किए थे। ये बात आप पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी राय में हर व्यक्ति समान है और इन्होंने कहा है कि हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक मुक्ति की प्राप्त करने की क्षमता होती है और वे अपने अनुभवों के जरिए भीतर के गहरे ज्ञान से उसे हासिल भी कर सकते हैं। इनका मानना यह था कोई भी यहाँ पर ऊंचा नीचा नहीं है। यानी उनके पद जो है श्रम के आधार पर समूचे जो ब्रह्मांड में इन्होंने समझाने की कोशिश की कि आदमी अपने पद यानी जो काम कर रहा है उससे महान बनता है, जाति से महान नहीं बनता है। तो ऐसे करके इन्होंने काफ़ी सारे पदों की रचना भी की। ठीक है, तो आज भी इनके पद जो हैं यानी इनके द्वारा लिखी हुई जो भी हैं, ठीक है, तो जो भी इनके पद हैं वो आज भी दलित समुदाय के द्वारा गाए जाते हैं, आंदोलन वगैरह में गाए जाते हैं। तो बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में चाहे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं और ना लिखना चाहें अगर इनके बारे में आप हिंदी के अभ्यर्थी हैं, 9th 10th में 11th 12th में पढ़कर आए हैं हिंदी साहित्य वगैरह में, तो आप ना ही भी लिखें तो कोई चल जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया, केवल कहानी छूट रही थी तो मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये तो कानून आपने हाथ से मैला उठाने का कलंक निपटा दिया। अब इसी क्रम में एक अगला कानून आएगा सेकंड सब पॉइंट में, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। एक अगला कानून और है यहाँ पर, ये कानून है आदिवासियों की मांगें 1989 का अधिनियम। यानी 1989 का अधिनियम एक आदिवासियों की मांगों के लिए भी बनाया गया। आदिवासियों की मांगा ये थी कि भाई आदिवासियों को कोई भी आता था उन्हें हटा देता था, उन्हें विस्थापित कर देता था। बड़ी बड़ी फर्में आती थी, राज्य सरकारें होती थी, रिसोर्सेज को पाने के लिए इन्हें इनके मूल स्थानों से हटा देती थी। यानी आपने यही देखा पिछले अध्याय में कि भाई जमीन छोड़ने और जबरन विस्थापन से आदिवासियों की भारी परेशानी होती थी। उन्हें अपनी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया जाता था, कानून के तहत सजा दी जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गया है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन लोगों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया उन्हें कानून के तहत सजा भी देना चाहिए। तो संविधान में केवल आश्वासन दिया गया था, कोई ठोस कार्रवाई का प्रावधान नहीं रखा गया था। उन्होंने कहा कि यह कानून भी जनजाति समुदायों के लिए वही लाभ देता है जिनका संविधान में आश्वासन दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे बताया गया है कि 1989 का कानून किस तरह से और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 1989 का जो अधिनियम है वो यही है, SC ST एट्रोसिटी में ही यही अधिनियम 1989 के कानून में भी यही अधिनियम ऐड हो जाता है। ठीक है, यानी जो अभी आपने ऊपर लिखा उसी में यही बातें ऐड हो जाती हैं। तो इसी में लिख लेना सब पॉइंट करके कि 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये लिख लेना, इसमें लिख लेना कि कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। यानी आदिवासी लोग जो आपको 1989 का कानून बनाया है SC ST एट्रोसिटी एक्ट, इसका प्रयोग किसके लिए लेते हैं, अपनी जमीन की बहाली के लिए। यानी इनसे अनाधिकृत रूप से कोई जमीन छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जिक्र भी किया गया है कि C के जानू एक कार्यकर्ता है, इन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारें लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को उनकी जमीनों का दोहन करती हैं, परंपरागत जंगलों को उजाड़ रही हैं। ये सब चीज़ें आप जानती होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर बातें वही सब लिखी गई हैं कि भाई सरकारें जो होती हैं आदिवासियों से छीनी गई जमीन या औद्योगिक अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च करती हैं। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए मामूली सा खर्च करने के लिए फिर ये लोग क्यों हिचकिचाते हैं। हकीकत बात यह है, यानी ऊपर से 100 रुपये दिए जाते हैं मदद के लिए, लेकिन नीचे पहुँचते पहुँचते मात्र 10 रुपये रह जाते हैं, बीच में 90 रुपये खा लिए जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि आदिवासियों वगैरह की जो जमीन है उनको कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन उन्हें कुछ मदद नहीं दी जाती है। तो इससे कैसे निपटा जाए। अब देखिए ये सब बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं NCERT ने भी कुछ एक्सेप्ट किया है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज ने भी एक्सेप्ट किया है कि संविधान बनने से मतलब नहीं है। संविधान में तो बहुत सारी बातें आपके सामने लिख दी गई हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंप्लीमेंट कितनी हो पा रही है। निष्कर्ष में यही बात यहाँ पे दोहराई गई है और इस बात को लेकर कुछ लोग समझते नहीं हैं। काफ़ी बार मुझे कमेंट करके कहते हैं सर ये बात लिखी हुई है संविधान में, ये बात लिखी हुई है। तो यहाँ पर वही बात समझाइए, किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज पर लिख देने से यह मतलब नहीं होता कि वह अधिकार या कानून नीति वास्तव में लागू हो चुका है।
यानी धरातल पे क्या है वो लोग आप सब लोग जान पा रहे होंगे। आज भी SC ST समुदाय के साथ काफी जगह अत्याचार होता है, मारपीट होती है, जमीनें छीन ली जाती हैं, जहां पर दबंग टाइप के, रसूख टाइप के लोग हैं। लेकिन फिर भी कुछ सरकार के संवैधानिक उपकरण बने हुए हैं इस तरह के, जैसे आपने देखा हुआ SC ST आयोग वगैरह बना हुआ है, तो वो इस बात को संज्ञान में लेकर एक्शन लेने के लिए भी यहाँ प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, कुछ लोगों को न्याय मिल जाता है, कुछ लोग अभी भी वंचित रह जाते हैं। तो वो बात यहाँ पे खुद एक्सेप्ट की गई है कि इन प्रावधानों को अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है। यानी लोग अपने अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको निरंतर अधिकारों को हनन को रोकने के लिए आवाज भी उठाते हैं। ठीक है, ये बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है, यानी हमारे समाज में पहले से व्याप्त है। तो निष्कर्ष यहाँ पे किताब में खुद दिया गया निष्कर्ष कि आज भी हमारे यहाँ समाज में ये सब बातें हमने किताब में लिख जरूर दी हैं, लेकिन फिर भी जो है कानून अभी वास्तव में लागू नहीं हो पाया है। ये खुद गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है, यानी NCERT खुद ये बात एक्सेप्ट कर रही है। अब देखिए यहाँ पर SC ST के बारे में बताया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने कानून लेकर आई हाल में ही, नोट करके इसे लिख लेना अभी ST के बारे में नोट। ये केंद्र सरकार हाल ही में ST और परंपरागत वनवासियों के लिए वन अधिकार अधिनियम 2006 पारित किया है। ठीक है, तो इस कानून में क्या है कि इस कानून में वन समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों को उनका प्रयोग करने की मान्यता दी गई। यानी जो ऐसे समुदाय हैं जो सदियों से वनों में रहते आए हैं, तो वहां पर उन्हें वन उत्पाद उपयोग करने की उन्हें छूट दी गई है। इस कानून के तहत ये किया गया है। ठीक है, तो ये आप लिख लेना। तो देखिए बातें बहुत सारी कही गई हैं और वही बातें इस किताब में भी समझाई गई हैं कि हमें बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं। देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनकी लाइन जो लिखी हुई है, बहुत अच्छी लाइन उन्होंने लिखी है कि भाई कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो तब तक बेकार है जब तक आपको समाज स्वतंत्रता नहीं देता है। यानी कानून में तो बहुत सारी स्वतंत्रताएं दे दी गई हैं, ये दे दी गई है, वो दे दी गई, लेकिन समाज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो उस स्वतंत्रता का मतलब क्या है? समय लगेगा। देखिए मेरा मानना ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसी भी जाति का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे SC का हो, ST का हो, जनरल का हो, BC का हो, मेरा मानना यही है कि अगर आप अपने अधिकारों को चाहते हैं, अधिकारों को मांगना चाहते हैं, तो एक ही चीज पर फोकस कीजिए, आप एजुकेशन पर फोकस कीजिए। बाद बाकी चीजें आपको सब मिल जाएंगी। आप अगर जिस दिन एजुकेशन में आप सबल हो जाएंगे, आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। और वाकई में अगर आप एजुकेशन में पिछड़ गए तो यकीन मानिए आप अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाएंगे। वर्तमान समाज में ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर जनरल OBC के साथ दिक्कतें नहीं, सबके साथ दिक्कतें हैं। तो आप अपने अधिकारों की मांग तभी कर पाएंगे जब आप एजुकेशन हासिल करेंगे, शिक्षा हासिल करेंगे। तो मेरा उद्देश्य यही रहता है कि भाई किसी समुदाय का कोई व्यक्ति हो उसे शिक्षित करना है, और मैं शिक्षा में बिलीव करता हूँ। मैं एक शिक्षक होने के नाते मेरा विश्वास यही रहता है, शिक्षा जो है किसी व्यक्ति का प्रथम अधिकार है, उसे शिक्षित जरूर किया जाए। शिक्षित होगा तभी वो अधिकारों में, अपने अधिकारों के लिए, अपने जो उसे लाभ मिले उनके लिए आवाज उठा पाएगा। और जो शिक्षित नहीं होगा तो यकीन मानिए तरह तरह से उसे दबा दिया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपके मन में जो भी कमेंट्स, क्वेरीज या क्वेश्चंस है वो हमें बताते रहें। देखिए कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कमेंट करके मुझसे बार बार कहते हैं सर अपना नंबर मुझे शेयर कीजिए, सर अपना नंबर दीजिए, आपसे बात करनी है। देखिए इन लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं अपना नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ। आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं तत्काल उस कमेंट में ही आपका निदान करता हूँ। लेकिन मैं पर्सनली रूप से आपको नंबर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास खुद का इतना टाइम नहीं होता है कि मैं पर्सनली सबसे इंटरेक्ट कर लूँ। यहाँ पर 1.25 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट हैं इस चैनल पर, और यकीन मानिए 1.25 लाख में से अगर 10,000 कैंडिडेट भी मुझसे डेली इंटरेक्ट करेंगे तो यकीन मानिए मैं कंटेंट कब तैयार करूंगा। आप खुद सोचिए, अगर मैं अपना नंबर यहाँ पे सार्वजनिक कर दूंगा और यहाँ पर अपनी जो हर किसी से इंटरेक्ट करूंगा तो ये मैं कंटेंट कब तैयार करूंगा। देखिए बड़े बड़े जो प्रोफेशनल जो हैं प्लेटफॉर्म है उनके पास तो उन्होंने पूरा रख रखा है भाई कि यहाँ पर हमारी जो हैं, यहाँ पर कॉल हैंडलर हैं, कॉल हैंडल करने वाले हैं, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हैंडल करने के लिए रखे हैं। मैं कोई यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म वाला व्यक्ति नहीं हूँ, एक केवल नॉर्मल शिक्षक हूँ। तो उस नाते आप लोगों से आशा ये करता हूँ, आपको कोई भी क्वेरीज होती कमेंट में बता दिया कीजिए। और मेरी पूरी कोशिश रहती है, अधिकतर आप लोगों के जो सकारात्मक कमेंट होते हैं, जायज जो कमेंट होते हैं। देखिए कुछ लोग तो कमेंट ऐसे करते हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी कमेंट कर रहे हैं, यानी मैंने पूरा वीडियो में बता दिया है फिर पूछ रहे सर ये होता क्या है। तो ऐसे लोगों को मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ। जिन लोगों का वैलिड जायज कमेंट होता है कि हाँ सर मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान कैसे किया जाए, तत्काल आपको रिप्लाई मिल जाता है। तो आप लोगों की जो भी जायज समस्याएं हुआ करें कमेंट में करके मुझे बता दिया करें। तो चलिए आज के लिए बस ना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।